I'm an alcoholic. My name is विमल। हाय विमल जी। और सबसे पहले नीलेश भाई को बहुत बहुत मुबारक 6 महीने पूरे करने की। और वापस आते रहो और लगे रहो और एक एक दिन करके आगे बढ़ते रहो। और ईश्वर भाई को 3 साल की बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत मुबारक। और बाकी भी बहुत से भाई हैं, 19 दिन, 82 दिन। बहुत ही बढ़िया लग रहा है यार सुन के कि भाई एक एक दिन करके कैसे आगे बढ़ रहे हैं। और यही करना है हमें, कोई ज्यादा कोई पहाड़ नहीं खोदने, कोई बहुत ज्यादा कोई लंबी चौड़ी चीजें नहीं करनी। ये लिविंग सोबर जो हम पढ़ रहे हैं, उसी से हमें पता चल जाएगा कि हमारी रोजमर्रा की चीजें जो हम करते हैं, कोई हम ऐसी बहुत ज्यादा ऊंची ऊंची बातें नहीं है, कोई बहुत ज्यादा लंबी चौड़ी चीजें नहीं है करने वाली। ये रोजमर्रा की चीजें हैं जो हम करते हैं, और उसी की बदौलत हम एक एक दिन शराब से दूर रहते हैं। मैं फिर कहता हूँ कि ये जो लिविंग सोबर किताब है हमारी संयमित जीना, ये हमें शराब से दूर रखने के लिए है। और उसी के हमें यहाँ पे उपाय बताए जा रहे हैं। तो वापस आते हैं पेज नंबर 2, इंग्लिश की लिविंग सोबर, सेकेंड लास्ट पैरा है। मैं पीछे थोड़ा सा समराइज कर देता हूँ, हमने पिछली बार क्या पढ़ा था। पिछली बार हमें ये बताया गया था कि ये किताब, हम जो चैप्टर पढ़ रहे हैं, इस किताब को इस्तेमाल कैसे करें, ये कैसे हमें ज्यादा फायदा देगी। और उसी के तहत हमें 2 सुझाव दिए जा रहे हैं यहाँ। रादर 2 कॉशंस, सावधानियां। ये किताब शुरू करने से पहले, अभी किताब एक्चुअल शुरू नहीं हुई है, उससे पहले 2 सावधानियां हमें बताई गई है। ये 2 सावधानियां लेंगे तो किताब हमें ज्यादा फायदा देगी। पहली है कीप एन ओपन माइंड, दिमाग खुला रखो। और इसमें हमें ये बताया गया था कि इस किताब में जो भी चीजें, जो भी तरीके बताए गए हैं या जो भी बातें कही गई हैं, वो जरूरी नहीं है कि हम सबको सारी बातें पसंद आए या हम सब पर वो सारी बातें लागू होती। तो इसलिए हमें जो ठीक लगे अपने लिए हम वो चुन लें, लेकिन दूसरे की तरफ हम अपना माइंड क्लोज नहीं करें, दिमाग बंद नहीं करें। नेवर से नेवर, ये कभी नहीं बोलो कि ये मैं कभी नहीं करूंगा या करूंगी। फिलहाल के लिए उसको एक साइड में रख दो। हो सकता है बाद में उनकी जरूरत पड़े, हो सकता है बाद में ऐसी सिचुएशन आए कि वो भी मेरे काम आए। तो नकारना नहीं है, बिल्कुल माइंड क्लोज नहीं करना, बल्कि फिलहाल के लिए एक साइड रख देता हूँ मैं कि ये फिलहाल मेरे काम की नहीं है या मुझे पसंद नहीं है, बाद में देख। सो नाउ कमिंग टू द सेकेंड लास्ट पैरा, द पॉइंट इज देयर इज नो प्रिस्क्राइब्ड ए राइट वे और रॉन्ग वे। तो ये जितनी भी बातें कही गई हैं उसका सार क्या है। देयर इज नो राइट वे और रॉन्ग वे। एक किसी भी तरीके को गलत या सही नहीं कहता, या एक के हिसाब से कोई भी तरीका सही या गलत नहीं है। हर व्यक्ति का अपना तरीका है। एक कोई जजमेंट नहीं करता कि मेरा तरीका सही है या सौरभ का तरीका गलत है, या सौरभ का तरीका सही है और मेरा तरीका गलत है। तो ऐसा कुछ भी तय नहीं करता है किसी भी तरीके से। ईच ऑफ अस यूजेस व्हाट इज बेस्ट फॉर हिमसेल्फ और हरसेल्फ without closing the door on other kinds of help we may find valuable at another time। हम में से हर कोई जो है, जो मेरे लिए बेस्ट है मैं उसे इस्तेमाल करूंगा। अब मेरे लिए क्या काम कर रहा है ये मुझे पता है। मुझे सबसे ज्यादा फायदा किस चीज से हो रहा है, शराब से दूर रहने में। यहाँ पे शराब से दूर रहने की बात हो रही है। तो शराब से दूर रखने में मुझे क्या चीज सबसे ज्यादा मदद कर रही है, वो हर व्यक्ति के लिए अलग चीज काम कर सकती है। तो मेरे लिए क्या सबसे अच्छा काम कर रहा है, मैं उसको चुन लेता हूँ विदाउट क्लोजिंग द डोर ऑन हेल्प फ्रॉम अदर वैल्यूएबल हेल्प्स। तो दूसरी जगह से अगर मुझे कोई और मदद मिल सकती है, मैं उस पे भी जो है दरवाजा बंद नहीं करूंगा। उस पे भी मैं ना नहीं कहूंगा कि मुझे, मैं तो सिर्फ यहीं से ए का ही काम करूंगा या ए के ही सजेशंस फॉलो करूंगा। अगर मुझे दूसरी तरफ से कोई मदद मिल रही है शराब से दूर रहने में, तो मैं उसे भी नकारूंगा नहीं। हो सकता है अभी उसे नहीं अपनाऊं, कुछ टाइम बाद अपनाऊं, लेकिन मैं नकारूंगा नहीं उसे। उसे भी अपने जहन में रखूंगा, अपने दिमाग में रखूंगा। एंड ईच ऑफ अस ट्राइज टू रिस्पेक्ट अदर्स राइट्स टू डू थिंग्स डिफरेंटली।
मैं यहाँ जजमेंट करने नहीं आया हूँ। मैं यहाँ बैठ के जब लीविंग सोबर पढ़ रहा हूँ तो मैं यहाँ पे मीटिंग में जितने भी लोग बैठे हुए हैं 40-45 लोग, मैं उनकी जजमेंट करने नहीं आया हूँ यहाँ पे कि आप सही कर रहे हो और आप गलत कर रहे हो। वो जजमेंट करना मेरा काम नहीं। ना मैं किसी को बताने वाला हूँ कि आपका तरीका सही है और आपका तरीका गलत है। सो ईच ऑफ अस ट्राइज टू रिस्पेक्ट अदर्स राइट्स टू डू थिंग्स डिफरेंटली। मैं किस तरीके से चीजों को कर रहा हूँ, कोई और चीजों को किस तरीके से कर रहा है, वो उसकी अपनी सोच है, उसका अपना तरीका है, मुझे उसकी रिस्पेक्ट करनी है। मैं जो आदत है मेरी ना कंट्रोलिंग की, मेरे तरीके से होना चाहिए सब कुछ, माई वे और हाईवे, कि मेरा तरीका सही है बाकी सारे तरीके गलत हैं, वो सोच नहीं रख सकता मैं। आई हैव टू रिस्पेक्ट अदर्स राइट्स टू डू थिंग्स डिफरेंटली। कोई व्यक्ति अलग तरीके से काम कर रहा है तो मुझे उसकी रिस्पेक्ट करनी है, सम्मान करना है। उसके तरीके का भी हो सकता है कल को वो तरीका भी मेरे काम आ जाए। तो आई डोंट हैव टू सिट ऑन जजमेंट। ना तो मुझे जजमेंट करनी है किसी की, ना किसी को राइट है या रॉन्ग बताना है। हर व्यक्ति अपने तरीके से कर रहा है और उसी तरीके से उसको मुझे सम्मान करना है। Sometimes an A member will talk about taking the various parts of the program in cafeteria style, selecting what he likes and letting alone what he does not want. ये भी हमारे जो है ना बहुत एक कह सकते हैं कि एक नेचर है, हमारी स्वभाव है कि जो अच्छा लग रहा है वो ले लो, जो अच्छा नहीं लग रहा उसे छोड़ दो। और प्रोग्राम में भी हम यही करते हैं कई बार कि जो अच्छा लग रहा है वो ले लो, जो बुरा लग रहा है उसको रहने दो, भी छोड़ दो। सो कैफेटेरिया स्टाइल कह रहा है। कैफेटेरिया में क्या होता है? कैफेटेरिया कह लो, रेस्टोरेंट कह लो, कोई भी इटली कह लो, ढाबा कह लो, कुछ भी कह लो, वहां हम जाते हैं और अपने स्वाद की चीजें ऑर्डर कर देते हैं कि मुझे ये चाहिए, चाहिए, चाहिए। 6 लोग जाते हैं खाना खाने के लिए, हर बंदा अपने हिसाब से डिश ऑर्डर करता है। यहाँ फिर कॉमनली एग्री कर जाते हैं कि ये 4 डिशेस मंगा लेते हैं। तो दैट इज कैफेटेरिया स्टाइल। ऑप्शन बहुत है, मेरे सामने मेन्यू कार्ड पड़ा हुआ है, इसमें से कुछ भी मंगा सकते हो। तो उसी तरीके से प्रोग्राम में मेरे सामने सारे टूल्स रख दिए कि आप फेलोशिपिंग भी कर सकते हो, मीटिंग भी कर सकते हो, स्पॉन्सर भी रख सकते हो, लिटरेचर भी पढ़ सकते हो। लिटरेचर में मुझे टूल्स दे दिए गए हैं कि किस किस तरीके से मैं अपनी सोच बदल सकता हूँ, अपना व्यवहार बदल सकता हूँ, सब कुछ बता दिया गया मुझे। स्टेप्स भी कर सकता हूँ, ट्रेडिशंस भी कर सकता हूँ, सारे टूल्स मुझे दे दिए। अब पिक एंड चूज करना मेरी आदत है। तो उनमें से जो मुझे सबसे बढ़िया लग रहा है, जिसमें मुझे सबसे ज्यादा स्वाद आता है, वो मैं चुन लूंगा, और जिसमें स्वाद नहीं आ रहा उसको छोड़ दूंगा। So sometimes A members will talk about taking the various parts of the program in cafeteria style. तो कैफेटेरिया के हिसाब से प्रोग्राम के अलग अलग हिस्सों को चुन लेते हैं कई बार मेंबर, सिलेक्टिंग व्हाट ही लाइक्स एंड लेटिंग अलोन व्हाट ही डज नॉट वांट। जो पसंद है वो चुन लिया, जो नहीं चाहिए उसको साइड में रख दिया। Maybe others will come along and pick up the unwanted parts, or maybe that member himself will go back later and test some of the ideas he previously rejected. कैफेटेरिया में क्या हो रहा है? मैंने 4 डिश ऑर्डर कर दी, दूसरी टेबल पे कोई और आके बैठ गया, जो मैंने ऑर्डर नहीं किया तो उसने वो 4 चीजें ऑर्डर कर दी। यहाँ मैंने एक बार तो खा लिया, अब दूसरी बार मुझे अभी भूख नहीं मिटी है, तो चलो मैं कुछ और मंगा लेता हूँ। तो जो मैंने पहली बार छोड़ दिया था उसमें से कुछ नया मंगा लिया मैंने। तो यही वो कहना चाह रहा है कि मैंने तो अपनी पसंद से चीजें चुन ली प्रोग्राम में। ए में आके मैंने अपनी पसंद से चीजें चुन ली, तो मुझे तो फेलोशिपिंग और मीटिंग में मजा आता है। अभी स्टेप टैप को छोड़ो, बाद में देखेंगे। ट्रेडिशंस क्या भला है, बाद में सोचूंगा। अभी तो मुझे फेलोशिपिंग और मीटिंग में मजा आ रहा है। लेकिन एक दूसरा व्यक्ति आता है प्रोग्राम में, वो सबसे पहले स्पॉन्सर बना लेता है,
और फिर स्पॉन्सर उसे कहता है कि चलो स्टेप करते हैं, और वो तैयार हो जाता है और स्टेप करना शुरू कर देता है। सो अलग अलग तरीका है, लेकिन वो भी जो स्टेप कर रहा है वो भी ये नहीं कहता कि मैं मीटिंग नहीं करूंगा या मैं फेलोशिप ही नहीं करूंगा। तो सिमिलरली जो फेलोशिपिंग या मीटिंग कर रहा है वो भी एक नहीं कहेगा कभी भी कि मैं स्टेप नहीं करूंगा या बाकी प्रोग्राम नहीं करूंगा। मे बी लेटर, बाद में देखेंगे। However, it is good to remember the temptation in the cafeteria to pick up nothing but a lot of desserts or starches or salads or some other foods we particularly like. It serves as an important reminder to us to keep a balance in our lives. सबसे पहली लालच क्या होता है जब कहीं खाना खाने जाते हैं बाहर, जो जो डिशेज अच्छी लगती हैं सबसे पहले मंगा लो वो। अब यहाँ ये कैफेटेरिया का एग्जांपल ले रहा है, हम कैफेटेरिया में ही बात करते हैं। There are a lot of desserts or starches. पहले तो पेस्ट्री ले आओ, केक ले आओ, जो जो चीजें अच्छी लगती है, आइसक्रीम ले आओ, ये चीजें मुझे अच्छी लगती है, ये दे दो। तो सारा मीठा 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 खाए जा रहे हैं। तो टेम्पटेशन क्या होती है, लालच क्या होता है शुरू शुरू में जब कैफेटेरिया में जाते हैं कि जो जो चीजें सबसे अच्छी लगती है ना वो मंगा लो पहले, और पता लगा कि उन्हीं से पेट भर गया। लेकिन यहाँ पे इंपॉर्टेंट क्वालिफिकेशन है, इट सर्व्स एन इम्पोर्टेंट रिमाइंडर टू अस टू कीप अ बैलेंस इन आवर लाइफ्स। अपनी लाइफ में संतुलन रखना बहुत इंपॉर्टेंट है। और यहाँ पे वो कैफेटेरिया को कैसे जोड़ा, क्योंकि खाना भी मेरी लाइफ में ही आता है, इट्स पार्ट ऑफ माई लाइफ। सो इट्स इम्पोर्टेंट रिमाइंडर टू अस टू कीप अ बैलेंस इन आवर लाइफ। तो प्रोग्राम में भी जब मैं आता हूँ, मैं ए में भी जब आता हूँ, तो हर चीज बैलेंस से करनी है मुझे। ये नहीं कि मीटिंग कर रहा हूँ तो मीटिंग ही करे जा रहा हूँ, मीटिंग करे जा रहा हूँ, प्रोग्राम के बाकी हिस्से मैंने छोड़ दिए। फेलोशिपिंग कर रहा हूँ तो उसी में मजा आया जा रहा है, बाकी हिस्सों पे मैं ध्यान ही नहीं दे रहा हूँ। बैलेंस। थोड़े टाइम बाद मैं ए कर रहा हूँ तो ए ही करे जा रहा हूँ, ना फैमिली का पता है, ना काम धंधे का पता है, कुछ पता नहीं है, सिर्फ ए कर रहा हूँ। या पैसा कमाने के पीछे भागा तो पैसा ही कमाए जा रहा हूँ, फिर कौन सा ए, कौन सी फैमिली। सो इट सर्व्स एन इम्पोर्टेंट रिमाइंडर टू अस टू कीप अ बैलेंस इन आवर लाइफ्स। जिंदगी में बैलेंस रखना बहुत जरूरी है, ये मुझे रिमाइंड कराता है, मुझे याद दिलाता है ये। In recovering from alcoholism, we found that we needed a balanced diet of ideas, even if some of them did not look at first as enjoyable as others. यहाँ पे एक्सपीरियंस शेयर किया जा रहा है। वी फाउंड, हु फाउंड, वो कह रहे हैं हमने पाया। हमने किसने पाया? इन रिकवरिंग फ्रॉम एल्कोहलिज्म वी फाउंड दैट वी नीडेड अ बैलेंस्ड डाइट ऑफ आइडियाज। यहाँ पे उसका एक्सपीरियंस बोल रहा है कि शराबीपन से रिकवरी के लिए मुझे बैलेंस्ड डाइट ऑफ आइडियाज, आइडिया की भी बैलेंस डाइट चाहिए। जैसे मुझे खाने में बैलेंस चाहिए, मेरी डाइट में बैलेंस होना चाहिए। बैलेंस डाइट खाऊंगा तो हेल्थ ठीक रहेगी। तो सिमिलरली विचार भी जो है मेरे अंदर बैलेंस्ड होने चाहिए। मेरे अंदर जो विचार या मेरी सोच जो होनी चाहिए वो भी बैलेंस होनी चाहिए, संतुलित होनी चाहिए बिल्कुल। इवन इफ सम ऑफ देम डिड नॉट लुक एट फर्स्ट एज एंजॉयबल एज अदर्स। शुरुआत में कुछ विचार ऐसे हो सकते हैं या कुछ चीजें ऐसी हो सकती हैं जो मुझे ज्यादा एंजॉयबल, ज्यादा मजेदार ना लगे, बाकियों के मुकाबले ज्यादा मजेदार ना लगे, लेकिन फिर भी वो मुझे अपने दिमाग में रखनी चाहिए। सारी बात घूम फिर के सार वही है कि ओपन माइंड रखना है, किसी भी चीज को मुझे नकारना नहीं है कि ये तो बेकार है, ये तो मैं नहीं करूंगा, ये तो मेरे काम की नहीं है। हर चीज को दिमाग में जरूर रखना है, हर विचार को मैंने इंपॉर्टेंस जरूर देनी है। आज मैं अपना रहा हूँ या नहीं अपना रहा हूँ, शुरू में मुझे वो अच्छा लग रहा है या नहीं लग रहा है, एक अलग बात है, लेकिन उस पर मैं ध्यान जरूर दूंगा। लाइक गुड फूड, गुड आइडियाज लीड अस नो गुड
unless we made intelligent use of them. Like good food. अब खाना तो अच्छा है, बड़ा टेस्टी है, बहुत स्वादिष्ट खाना है, बड़ा अच्छा लग रहा है मुझे, मैं खा रहा हूँ। अब गुड फूड की डेफिनेशन सबकी अपनी अपनी है। किसी को स्वाद में अच्छा लगता है खाना, किसी को टेस्टी खाना अच्छा लगता है, तो किसी को जो है वो वेजिटेबल्स खाना अच्छा लगता है जी, ये बढ़िया खाना है। किसी को नॉन वेज खाना बड़ा अच्छा लगता है जी, ये बड़ा हेल्दी फूड है। हरी सब्जियां खाओ जी, बड़ा हेल्दी फूड है। सो हेल्दी फूड जो भी है, लाइक गुड फूड, मुझे जो गुड फूड लगता है, मुझे जो खाना अच्छा लगता है, गुड आइडियाज नीड अस नो गुड अनलेस वी मेड इंटेलिजेंट यूज ऑफ देम। अब खाना भी अगर मैं समझदारी से नहीं खाऊंगा, बस जो पसंद है बिना सोचे समझे खा रहा हूं, तो मेरी हेल्थ पे एडवर्स इफेक्ट पड़ना ही पड़ना है, विपरीत प्रभाव पड़ेगा ही पड़ेगा। तो सिमिलरली, अगर जो मेरे आइडियाज हैं, विचार तो मेरे बड़े अच्छे हैं, वो तो मुझे पीते हुए भी बड़े अच्छे विचार आते थे। जब मैं पी के अपनी फैंटेसी में जाता था, तो बड़े अच्छे अच्छे थॉट्स आते थे। बहुत बढ़िया मकान बनाऊंगा, बहुत बढ़िया गाड़ी खरीदूंगा, घर वालों को ये करके दूंगा। तो नीयत तो अच्छी होती थी, मैं घर वालों के लिए ये कर दूंगा, वो कर दूंगा। बट they did us no good unless we made intelligent use of them. समझदारी से उन विचारों का उपयोग अगर नहीं किया तो कोई फायदा नहीं होगा। सीधी सीधी सी बात है, मैं सोच कुछ भी सकता हूँ, लेकिन एक्चुअल में जब मैं उसे करता हूँ, तो कहीं मैं उसे गुड़ गोबर ना कर दूं। तो समझदारी से किसी भी विचार को जब इम्प्लीमेंट करना होता है, तो समझदारी से करना होता है, उस समय कोई गड़बड़ी ना हो। सो लाइक गुड फूड, गुड आइडियाज डिड अस नो गुड अनलेस वी मेड इंटेलिजेंट यूज ऑफ देम। जब तक समझदारी से नहीं काम करेंगे, तब तक अच्छी आइडिया का कोई फायदा नहीं। जितना मर्जी अच्छा आइडिया हो, उसको समझदारी से इम्प्लीमेंट नहीं किया तो कोई फायदा नहीं। एंड दैट लीड अस टू आवर सेकंड क्वेश्चन। और ये जो बात कही गई है, दैट लीड्स अस टू सेकंड क्वेश्चन, वही हमारी दूसरी सावधानी है। तो वो सावधानियों की बात की थी ना इस किताब को यूज करने से पहले। तो पहली चीज तो किताब पढ़ते टाइम माइंड खुला रखना है। और अब दूसरी सावधानी, यूज योर कॉमन सेंस। अपनी कॉमन सेंस का इस्तेमाल करें। हम लोग कमरों में अक्सर सुनते हैं, बड़ी बार बताया जाता है हमें, अपना दिमाग मत इस्तेमाल करो, अपना दिमाग मत लगाओ, ज्यादा ज्यादा सोचो मत। और उस चक्कर में हम सोचना ही बंद कर देते हैं, हमें जैसा बताया जा रहा है हम करे जा रहे हैं, क्योंकि बार बार यही सुनने को मिलता है, अपना दिमाग मत लगाओ, अपना दिमाग मत लगाओ। लेकिन ये इस बुक की पहली पेज पे ही हमने पढ़ा था, न्यू वे ऑफ थिंकिंग एंड एक्टिंग। तो मुझे सोचने के लिए कहा जा रहा है ना, सोचने का नया तरीका। तो सोचूंगा कहाँ से, दिमाग से ही सोचूंगा ना। तो न्यू वे ऑफ थिंकिंग। और अब जो कह रहा है, यूज योर कॉमन सेंस। कॉमन सेंस कहाँ से आएगी? दिमाग से ही आएगी। कॉमन सेंस होती क्या है? कॉमन सेंस का इस्तेमाल करना। कॉमन सेंस क्या होती है? कॉमन सेंस वो चीजें होती है जो मुझे सिखाई नहीं जाती, कोई सिखाता नहीं आके। जो चीजें मुझे कोई सिखाता नहीं आके, जो मैं खुद ही देख सुन के समझता हूँ, दैट इज माई कॉमन सेंस। जो चीजें अपने आप होती हैं, दैट इज कॉमन सेंस। आम बुद्धि। कॉमन सेंस है, भूख लगी है, खाना खाऊंगा तो पेट भर जाएगा मेरा। कॉमन सेंस मुझे यही बताती है। किसी ने सिखाया नहीं मुझे, किसी ने बताया नहीं मुझे, और मेरी कॉमन सेंस है कि भूख लगी है, खाना खाऊंगा तो पेट भर जाएगा। तो वो कह रहा है, यूज योर कॉमन सेंस। अपनी कॉमन सेंस का इस्तेमाल करो, अपनी समझ का इस्तेमाल करो। यहाँ पे we found that we have to use plain everyday intelligence in applying the suggestions that follow. Plain everyday intelligence.
एक आम इंटेलिजेंस जो मैं यूज करता हूँ यार रोजमर्रा के काम करने के लिए, जो मैं अपनी समझदारी इस्तेमाल करता हूँ। सुबह उठ के तैयार होना है, कैसे तैयार होना है, कॉमन सेंस है मेरी, मुझे पता है कैसे तैयार होना है। फिर उठ के काम धंधे पे जाना है, काम में अपनी नॉर्मल समझदारी यूज करता हूँ, इंटेलिजेंस यूज करता हूँ, अपना एक्सपीरियंस यूज करता हूँ, कॉमन सेंस यूज करता हूँ वहां पे कि अपना काम धंधा कैसे चलाना है, नौकरी में कैसे करना है। तो एवरीडे इंटेलिजेंस, घर से काम पे कैसे पहुंचना है, ये मेरे रोजमर्रा की समझ है। तो यहाँ कह रहे हैं, यहाँ जो सजेशंस दी गई हैं उनको अप्लाई करने के लिए भी जो है एवरीडे इंटेलिजेंस यूज करनी है। कोई ज्यादा मुझे इसमें जो है आइंस्टाइन नहीं बनना, कोई साइंटिस्ट नहीं बनना मुझे कि इसमें से मैं बड़ी कुछ नई खोज करनी है। नॉर्मल जो मेरी समझ है उसी के हिसाब से मुझे इनको अप्लाई करना है। लाइक ऑलमोस्ट एनी अदर आइडियाज, सजेशंस इन दिस बुकलेट कैन बी मिसयूज। बड़ी मजेदार बात है, खासकर मेरे जैसे शराबी के लिए चीजों को मिसयूज करना कितना आसान है, और मैं करता आया हूँ। मुझे अच्छी नीयत से कोई कुछ कहता है तो मैं उसको अपने हिसाब से मैनिपुलेट करके, तोड़ मरोड़ के, अपने हिसाब से, अपनी सुविधा के हिसाब से यूज करता हूँ। मैनिपुलेटर तो मैं हूं ही। तो यहाँ पे मुझे ये क्वेश्चन किया जा रहा है, सावधान किया जा रहा है। लाइक ऑलमोस्ट एनी अदर आइडियाज, कोई भी और जो विचार मुझे दिए जाते हैं, आइडिया दिए जाते हैं, तो सजेशन इन दिस बुकलेट कैन बी मिसयूज। जो भी सजेशन इस किताब में दी गई हैं उसका दुरुपयोग हो सकता है, गलत इस्तेमाल हो सकता है उसका। कैसे? फॉर एग्जाम्पल, टेक द नोशन ऑफ ईटिंग कैंडी। कैंडी खाओ, हमें कहा जाता है ना, जब शुरू में आते हैं, हॉल्ट जब बताया जाता है, हमें कहा जाता है मीठा खाया करो, मीठा रखो अपने पास, उससे क्रेविंग कम होती है, खत्म होती है, तो मीठा खाया करो। So obviously, alcoholics with diabetes, obesity और blood sugar problems have had to find substitutes. अब किसी को मोटापा है, ब्लड शुगर है, डायबिटीज है, तो वो तो मीठा नहीं खा सकता, तो उन्हें उसका सब्स्टिट्यूट ढूंढना पड़ेगा कि उसकी जगह पे और क्या खा सकते हैं ताकि सेहत पे फर्क ना पड़े, वो नॉट एंडेंजर देयर हेल्थ, सेहत को खतरा ना हो, मीठे का फायदा भी मिल जाए। ऐसी कोई चीज ढूंढो, जिसको डायबिटीज है, मोटापा है, कुछ भी है, तो उनको ऐसी चीजें ढूंढनी पड़ती है जिससे मीठे का फायदा भी हो जाए और सेहत को नुकसान भी ना हो। Many nutritionists favor protein snacks over sweets as a general practice. तो कई न्यूट्रिशनिस्ट जो होते हैं, जो जो हमें डाइट वगैरह के बारे में बताते हैं, तो वो कहते हैं कि आप प्रोटीन रिच डाइट लो, मीठा खाने की बजाय प्रोटीन से भरपूर डाइट लो, उससे ज्यादा फायदा होगा। तो खैर ये भी एक सजेशन है, लेकिन ऑल्सो इट्स नॉट गुड फॉर एनीबॉडी टू ओवरडू दिस लिमिटी। अब इस चीज को ज्यादा करना भी जो है कि मीठा 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 मीठा, तो ऑब्वियसली कहीं ना कहीं नुकसान कर जाएगा ये। तो मैं मिस यूज कर सकता हूँ इस चीज को कि मुझे मीठा खाने के लिए बोला गया है, तो सुबह उठते ही टॉफी खाऊंगा, फिर गुलाब जामुन खाऊंगा, फिर रसगुल्ले खाऊंगा, फिर बर्फी खाऊंगा, फिर कुछ और मीठा बना दो, हलवा बना दो, तो सारा दिन मीठा मीठा मीठा, तो वो मिस यूज भी हो सकता है। वी शुड ईट बैलेंस्ड मील्स इन एडिशन टू द कैंडी। तो ये कैंडी के साथ साथ संतुलित आहार भी लेना चाहिए, सिर्फ मीठा खाने से नहीं होगा। हॉल्ट क्या कहता है, हंगरी नहीं रहना, ये तो नहीं कहा कि मीठा ही खा के पेट भर लो सारा, तो हंगरी नहीं रहना, भूखे नहीं रहना, लेकिन बैलेंस्ड डाइट खानी है। Another example is the use of the slogan easy does it. इस बुक में हम जितने भी स्लोगन्स अपने कमरों में टंगे हुए देखते हैं उनके बारे में बात की गई है। बहुत सारे स्लोगन्स हैं जिनके बारे में इस किताब में बात की गई है, वो एक एक करके हमारे सामने आएंगे कि उनको हम किस तरीके से समझते हैं और एक्चुअल में से कैसे यूज करना चाहिए। तो यहाँ पे एक एग्जाम्पल दिया है कि कैसे हम मिस यूज कर लेते हैं चीजों को। Another example is the use of the slogan easy does it.
इजी डज इट स्लोगन है हमारा, सहजता से होता है, सहजता से होता है, जिसको हम जो है नाम दे देते हैं कि आराम से करो, आराम से होता है, जबकि वह सहजता से होता है। और सहजता का क्या मतलब होता है? काम माइंड से, शांत दिमाग से, सोच समझ के, जल्दबाजी में नहीं, ताबड़तोड़ में नहीं। सो स्लोगन है इजी डज इट. Some of us have found that we could abuse this sensible notion, turning it into an excuse for tardiness, laziness or rudeness. ये अक्सर होता है कि मैं इस स्लोगन की आड़ ले लेता हूँ, इजी डज इट बोला गया है ना, आराम से हो जाएगा, कर लेंगे, क्या दिक्कत है। और ये टार्डीनेस, लेजीनेस और रूडनेस, टार्डीनेस धीमापन, आराम आराम से, बहुत स्लो, मजे से कर रहा हूँ, कोई जल्दी नहीं है, लेजीनेस सुस्ती, और रूडनेस रूखापन। बिजली का बिल भरना है, अभी तो 10 दिन पड़े हैं, भर दूंगा आराम से, क्या जल्दी है, इजी डज इट, आराम से हो जाएगा। पता चला लास्ट डेट आ गई, फिर मैं भागम भाग। और रूडनेस, तो ये मैं एक्सक्यूज ले लेता हूँ कि आराम से करना है यार, हो जाएगा, कर लेंगे, और पता चलता है कि वो आदत बन जाती है, प्रोक्रेस्टिनेशन की, टाल मटोल की आदत बन जाती है। दैट इज नॉट ऑफ कोर्स व्हाट द स्लोगन इज इंटेंडेड फॉर। स्लोगन का ये मतलब नहीं है, स्लोगन ये कहने का ये इरादा नहीं है, इसी डज इट का मतलब ये नहीं है कि सुस्ती से करूंगा, आराम से करूंगा, हो जाएगा, जल्दी क्या है, इसका मतलब ये नहीं है। प्रॉपरली अप्लाइड इट कैन बी हीलिंग, मिस अप्लाइड इट कैन हिंडर आवर रिकवरी। अगर इसको मैं ठीक तरह से अप्लाई करूं तो ये मुझे हीलिंग देगा, मेरे घाव भरेगा, मुझे सही रखेगा। और मिस यूज करूंगा तो मेरी रिकवरी में रुकावट बनेगा। वो तो दिख रहा है सामने, रिकवरी मुझे क्या कहती है, एक्शन में रहना है। और अगर मैं इसको मिसयूज कर रहा हूँ तो मैं सुस्त हो रहा हूँ, मैं टाल मटोल कर रहा हूँ, आराम आराम से लगा हुआ हूँ। क्योंकि some among us would add to it, easy does it but do it. easy does it का मतलब ये नहीं है कि करना नहीं है, but do it करना है, लेकिन सहजता से करना है, शांत दिमाग से। हर टाइम जो मेरी आदत है ना, हर टाइम मैं हड़बड़ाहट में रहता हूँ, तो हड़बड़ाहट में नहीं करना है, शांत दिमाग से करना है। अभी अभी मेरे साथ यही चीज हुई, मीटिंग से जस्ट पहले 9:30 बजे से, बल्कि 9:15 बजे से मेरे पास एक के बाद एक फोन आ रहे हैं, फॉर सम रीजन लगातार फोन आ रहे थे। और फिर वो एक क्लाइंट का फोन था, उसने कुछ काम डिस्कशन कर रहा था वो मेरे साथ, तो वो टाइम निकलता जा रहा था और मैं देख रहा था भी मीटिंग का टाइम हो रहा है, लेकिन वो सारे फोन कॉल्स भी जरूरी थे, उनको मैं अवॉइड नहीं कर सकता। और फिर मैंने टाइम देखा, 10:02 हुए हैं, इतने में सौरभ का फोन भी आ गया कि मीटिंग शुरू हो गई है। सो दोनों चीजें हो सकती थी। अगर मैं इसका मिसयूज करता, इजी डज इट, कोई बात नहीं यार, 10:15 शुरू होना है ना, लिविंग सोबर तो रीडिंग 10:15 शुरू करनी है, हो जाएगा, कर लूंगा, 10:15 मैं लॉग इन कर लूंगा। और यहाँ मैं हड़बड़ा जाता, उधर से फोन कॉल आ रहे हैं, उधर से कुछ और काम हो रहा है, उधर से मीटिंग में लॉग इन करना है, हड़बड़ाहट हड़बड़ाहट हड़बड़ाहट। सुनो, डू इट विद काम माइंड, शांत दिमाग से, ठीक है, मुझे पता है मैंने मीटिंग लॉग इन करना है, और तब तक मैंने फोन कॉल्स निपटा लेने हैं अपने। मैंने जो लास्ट फोन कॉल थी उनको भी मैंने बोल दिया कि अब ठीक है, बाकी बात बाद में करेंगे। सब करना है, लॉग इन करना है मुझे मीटिंग में, लेकिन काम माइंड से। मैं हड़बड़ाहट के, अगर हड़बड़ाहट से मीटिंग में लॉग इन करता तो शायद मैं प्रॉपरली ये रीडिंग नहीं कर सकता, या प्रॉपरली मेरा माइंड प्रॉपर फ्रेम में नहीं होगा। तो शायद जिस सर्विस के लिए मैं यहाँ पे हूँ उसको मैं सही से नहीं कर पाऊंगा। सो इजी डज इट बट डू इट, सहजता से, आराम से नहीं, सहजता से करना।
It's clear that we have to use our intelligence in following any advice. साफ बात है, जो कहते हैं अपना दिमाग मस्त इस्तेमाल करो, यहाँ मुझे कहा गया है It's clear that we have to use our intelligence in following any advice. किसी भी एडवाइस को अगर मैंने फॉलो करना है, किसी भी सुझाव को मैंने मानना है, किसी भी सलाह पे मैंने काम करना है, तो उसमें अपनी इंटेलिजेंस यूज करनी है, अपनी समझदारी भी यूज करनी है उसमें. Every method described here needs to be used with good judgment. हर तरीका जो यहाँ पे बताया गया है, अच्छी जजमेंट के साथ उसको इस्तेमाल करना है. ये मेरे लिए ठीक रहेगा या नहीं रहेगा, ये करने से मुझे कोई नुकसान तो नहीं हो जाएगा, किसी और को तो कोई नुकसान नहीं हो जाएगा, इससे मुझे क्या फायदा होगा. अपनी पूरी इंटेलिजेंस यूज करके फिर उसको इस्तेमाल करना है अपने ऊपर. दवाइयों में भी लिखा होता है एज प्रिस्क्राइब्ड बाय योर डॉक्टर, या वो देखते हैं, डोज सेट करते हैं, तीन गोलियां खानी है, 2 खानी है या 1 खानी है, मेरी बॉडी के हिसाब से कितनी डोज मेरे को सेट बैठ रही है. So that is the intelligence. One more thing, A does not pretend to offer scientific expertise on staying sober. यहाँ कोई वैज्ञानिक आधार नहीं है, ना कोई एक्सपर्टीज है, कोई विशेषज्ञता नहीं है यहाँ पे कि हमारे पास साइंटिफिक तो कुछ है नहीं ना ये बताने के लिए कि सोबर कैसे रहा जा सकता है. कोई वैज्ञानिक आधार थोड़ी है, प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस है हमारे पास सारा जो भी है, जो प्रैक्टिकली करके देखा गया है. सो ए कोई भी साइंटिफिक एक्सपर्टीज नहीं देता, उसमें कोई विशेषज्ञता नहीं है ए को विज्ञान में. We can share with you only our own personal experience, not professional theories and explanations. सिर्फ अपना अनुभव बता सकते हैं, कोई हमारे पास जो है पेशेवर थ्योरी नहीं है. आप हमसे किसी बात का पूरी एक्सप्लेनेशन मांगो कि ये क्यों, कैसे, कहाँ, कैसे, हमें नहीं पता. मैं मीटिंग में आया था, मीटिंग में आता रहा, मेरी शराब की ऑब्सेशन उड़ गई. अब इसकी कोई साइंटिफिक एक्सप्लेनेशन नहीं है, ना कोई थ्योरी है इसमें. ये कैसे हो गया, क्या हो गया, मेरे से आप व्याख्या मत मांगो उसकी, तर्क मत करो कि कैसे हो गया. मेरा एक्सपीरियंस है कि मैं आता था और मीटिंग आने से मेरी ऑब्सेशन चली गई. सो कोई उसका थ्योरी नहीं है उसमें. So these pages offer no new medical shortcuts on how to stop drinking if you're still doing it, nor any miraculous secrets for shortening or avoiding a hangover. तो यहाँ पे इस किताब में कोई भी आप ये सोचो कि शराब बंद करने की कोई दवाई है, कोई मेडिकल शॉर्टकट कि भाई साहब ये बता दिया, ये गोली खा लो शराब बंद हो जाएगी, ये सिर्फ पी लो तो शराब बंद हो जाएगी, ऐसा कोई मेडिकल शॉर्टकट इस किताब में नहीं है. अगर आप अभी भी पी रहे हो तो ऐसा कोई मेडिकल शॉर्टकट नहीं है यहाँ पे कि कोई आपको गोली, कोई दवाई, कोई इंजेक्शन बता दिया जाएगा. नॉट एनी मिरेकुलस सीक्रेट्स फॉर शॉर्टनिंग और अवॉइडिंग अ हैंगओवर. और ना ही कोई ऐसा कोई चमत्कारिक तरीका बताया गया, कोई ऐसा रहस्य नहीं है यहाँ पे कि कोई ऐसा सीक्रेट बता देंगे जो कर लो और सुबह का हैंगओवर खत्म हो जाएगा या कम हो जाएगा. जो सुबह की टूटन होती है, जो हैंगओवर होता है, ऐसा कोई यहाँ पे सीक्रेट नहीं बताया जा रहा है इस किताब में, ना कोई चमत्कार होगा कि सुबह का वो हैंगओवर खत्म हो जाएगा या कम हो जाएगा. Sometimes getting sober can be done on your own at home. कई बार तो घर में भी आप शराब बंद कर सकते हैं अपने आप. But frequently prolonged drinking has caused such serious medical problems that you would be better advised to seek medical or hospital help or drying out. तो यहाँ पे भी वही सलाह दी जा रही है जो हमें बिग बुक में दी गई थी. ठीक है, घर पे भी बंद कर सकते हैं, अपने आप भी बंद कर सकते हैं, लेकिन शराब पीने से कई बार फिजिकल कंडीशन इतनी खराब हो जाती है कि मेडिकल हेल्प लेना या हॉस्पिटल में भर्ती होना अच्छा रहता है. तो आप वो कर सकते हो, वो भी करना चाहिए. If you're there seriously ill, you may need such professional services before you can possibly be interested in what we offer here. सीधी सी बात है कि अगर मैं इतना बीमार हूँ कि मैं उठ भी नहीं पा रहा, मेरे को तबीयत खराब है,
जो पीने के आफ्टर इफेक्ट्स हैं वो हो रहे हैं, सारे विड्रॉल हो रहे हैं, या फिजिकली मुझे बहुत प्रॉब्लम हो रही है, तो जब तक मैं ठीक नहीं होऊंगा, इस किताब में जो लिखा है मेरे पल्ले थोड़ी पड़ेगा, ये समझ थोड़ी आएगा। मैं कहूँगा यहाँ पे मेरा सिर फट रहा है, मेरे उल्टियाँ हो रही हैं, और आप मुझे यहाँ पे ये किताब पढ़ाने बैठ गए, तो वो नहीं हो पाएगा। तो पहले मुझे मेडिकल हेल्प लेनी होगी, और जब मैं थोड़ा सा ठीक हो जाऊं, फिजिकली मैं थोड़ा सा फिट हो जाऊं, तभी मेरे को इंटरेस्ट आएगा इस किताब में जो भी लिखा हुआ है उसको अपनाने में, तभी इंटरेस्ट आएगा। Many of us who were not that sick, however, has fitted it out in the company of other A members. और बाकी जो लोग जो उतने बीमार नहीं हैं, जो ठीक हैं, फिजिकली बेटर हैं, वो दूसरे मेंबर्स की कंपनी में दूसरे मेंबर के साथ मिलके इस पे मेहनत करते हैं, स्वेटिंग इट आउट। वो दूसरे मेंबर्स के साथ मिलके इस पे मेहनत करते हैं। Because we have been through it ourselves, we can often help in a layman's way to relieve some of the misery and suffering. वहाँ एक्सपीरियंस शेयर करने वाली बात आ गई कि क्योंकि हम इस सबसे गुजर चुके हैं, तो हम एक आम आदमी की भाषा में, एक लेमेंस, एक आम आदमी की भाषा में या एक आम आदमी के तरीके से हम मदद कर सकते हैं, ताकि वो जो दर्द और वो जो पीड़ा है वो आपकी कम हो सके, या आप उससे बाहर निकल सके। और दर्द और पीड़ा किस चीज की है? वो पहला घूंट उठाने, तो पहला घूंट उठाने के बाद जो दर्द और पीड़ा होती है, उस पहले घूंट से बचाने के लिए है मुझे ये किताब। फर्स्ट ड्रिंक डज द डैमेज, तो वो फर्स्ट ड्रिंक कैसे ना लूं मैं, उसकी पीड़ा और सफरिंग से बचाने की। एटलीस्ट वी अंडरस्टैंड, कम से कम हम समझते हैं, भाई बाहर वाले नहीं समझ सकते। तो मुझे आगे कोई कहेगा मुझे विड्रॉल हो रहे हैं, मुझे ये हो रहा है, वो हो रहा है, तो मैं समझ सकता हूँ, बाहर वाला नहीं समझ सकता। सब ये हैव बीन देयर, क्योंकि हम वहां से गुजर चुके हैं, इसलिए। So this booklet is about not drinking rather than about stopping drinking. It's about living sober. तो ये जो किताब है ये हम पहले भी पढ़ चुके हैं, ना पीने के बारे में, पीना रोकने के बारे में नहीं है। रोक तो मैं पहले बहुत बार चुका हूँ, रोक देता हूँ, कभी 10 दिन, कभी 20 दिन, कभी महीना, 2 महीने, 6 महीने रोक देता हूँ। लेकिन ये किताब जो है ये मुझे बताती है कि मैं ना कैसे पीऊं। बंद करके फिर शुरू करने का कोई मतलब नहीं है, पहले घूंट से ही दूर रहना है। मोटी बात ये है, वो कैसे रहना है, इट्स अबाउट लिविंग सोबर। पहले घूंट से दूर रह के कैसे जीना है, संयमित कैसे जीना है, वो बता रही है ये किताब मुझे। We have found that for us recovery began with not drinking, with getting sober and staying completely free of alcohol in any amount and in any form. We have found, हमने पाया, अगेन एक्सपीरियंस, जो पुराने मेंबर्स हैं वो एक्सपीरियंस शेयर कर रहे हैं कि हमने पाया रिकवरी बिगेन विद नॉट ड्रिंकिंग विद गेटिंग सोबर। यहाँ पे चीज समझने वाली, रिकवरी अलग है, सोबराइटी अलग है। मैं सोबर हूँ इसका मतलब ये नहीं कि मैं रिकवर हो रहा हूँ या मैं रिकवरी में हूँ। रिकवरी बिगेन विद नॉट ड्रिंकिंग, रिकवरी का पहला स्टेप है ना पीना। विद गेटिंग सोबर, सोबर होना रिकवरी का पहला स्टेप है। रिकवरी की तरफ मेरा पहला कदम है। हमने पहले पेज पे ही पढ़ा था कि ये किताब प्रोग्राम ऑफ रिकवरी नहीं देती। प्रोग्राम ऑफ रिकवरी एक बिग बुक में है, या 12 एंड 12 में है। तो शराब ना पीना रिकवरी में पहला कदम है, सोबर रहना रिकवरी में पहला कदम है। अगर मैं कहता हूँ मैंने सोबराइटी के 10 साल पूरे किए हैं, तो मैं 10 साल शराब से दूर हूँ, जरूरी नहीं है मैंने रिकवरी में 10 साल पूरे कर लिए। रिकवरी मेरी बाद में शुरू होती है। Getting sober and staying completely free of alcohol in any amount and in any form. तो शराब से किसी भी मात्रा या किसी भी तरीके से, इन एनी फॉर्म, एनी फॉर्म,
शराब किसी भी रूप में आ सकती है। जैसे हम पढ़ते हैं या हमने देखा भी, दवाइयों में भी अल्कोहल होती है। और मैं हार्ड लिकर नहीं लेता जी, मैं सॉफ्ट लिकर लेता हूँ, मैं वाइन ले लेता हूँ, मैं बियर ले लेता हूँ, या मैं दवाइयाँ ज्यादा पीनी शुरू कर देता हूँ। एनी फॉर्म, किसी भी रूप में शराब जो है उससे मुक्त होना है मुझे। वहां से रिकवरी शुरू होती है कि किसी भी तरीके से शराब के किसी भी रूप से उसके पहले घूंट से मैं दूर हूँ। वहां से मेरी रिकवरी की शुरुआत होती है। We have also found that we have to stay away from other mind changing drugs. दूसरे ड्रग्स से भी दूर रहना है। जो भी चीज मेरे माइंड चेंज करती है, मेरे सोचने के तरीके को प्रभावित करती है, जो भी चीज मेरे सोचने के तरीके को गलत ढंग से प्रभावित करती है, उससे मुझे दूर रहना। जो चीज मेरी सोच को बेहतर बनाती है उससे मैं दूर नहीं रहूंगा। लेकिन जो चीज, अब ये माइंड आल्टरिंग ड्रग क्या होते हैं, वही जो भी चीज मुझे नशा देती है या मेरे सोचने के ढंग को गलत ढंग से प्रभावित करती है, उससे मुझे दूर रहना। We can move towards a full and satisfying life only when we stay sober. सिर्फ सोबर रहकर ही मैं एक संपूर्ण और संतुष्ट जिंदगी जी सकता हूँ। संपूर्ण जिंदगी में सब कुछ आता है, मेरा घर, मेरा काम, मेरा ये, मेरी अपना, मैं खुद, मेरी अपनी लाइफ, समाज, सब कुछ आता है। एंड सेटिस्फाइंग, संतुष्टि भरा जीवन, तो वो ओनली व्हेन वी स्टे सोबर, जब हम शराब नहीं पीते। सोब्राइटी इज द लॉन्चिंग पैड फॉर रिकवरी। फिर से वही बात, लॉन्चिंग पैड है रिकवरी का, यहाँ से रिकवरी शुरू हो रही है। लॉन्चिंग पैड क्या होता है? रॉकेट लॉन्च करते हैं, पहले कि उसको किसी चीज पे रखते हैं, लॉन्च करने के लिए, छोड़ने के लिए किसी चीज पे रखते हैं, दैट इज लॉन्चिंग पैड। यहाँ पे रॉकेट को रख लेते हैं छोड़ने के लिए। तो यहाँ पे पहले घूर से दूर रहना जो है वो मेरी रिकवरी की शुरुआत है। इन अ वे दिस बुकलेट इज अबाउट टू हैंडल सोब्राइटी। तो हमने तो पिछली बार एक सवाल पूछा था कि सिर्फ इसी किताब में क्यों लिखा गया है यूजिंग दिस बुकलेट, और किसी किताब में कहीं नहीं कहा गया कि इस बुकलेट को कैसे यूज करना है या इस बुक को कैसे यूज करना है। उसका ये जवाब यहाँ पे है, इन अ वे दिस बुकलेट इज अबाउट हाउ टू हैंडल सोब्राइटी। रिकवरी नहीं, सोब्राइटी को कैसे हैंडल करना है। तो मेरे लिए बड़ा मुश्किल है शराब से पहले घूंट से दूर रहना, उसको कैसे हैंडल करना है रोज 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 रोज। और फिर जब वो आदत पड़ जाती है तो उस खतरे से कैसे दूर रहना है मुझे, सोब्राइटी को रोजमर्रा के आधार पर कैसे हैंडल करना है, ये किताब उस बारे में है। बिफोर वी कुड सो वी ड्रैंक। तो इससे पहले मैं सोब्राइटी को हैंडल नहीं कर पाता था, इसीलिए मैं पीता था। हम नहीं कर पा रहे थे ना सोब्राइटी को हैंडल, कुछ दिन शराब से दूर रहते थे फिर पीना शुरू कर देते थे, कुछ टाइम, कुछ घंटे, कुछ महीने दूर रहते थे फिर पीना शुरू कर देते थे, क्योंकि सोब्राइटी हैंडल नहीं होती थी हमसे। वो बिना शराब वाले दिन हैंडल नहीं होते थे, वापस शराब की तरफ उठ जाते थे। तो ये किताब मुझे बताएगी कि सोब्राइटी को हैंडल कैसे करना है, सोब्राइटी को मैंने कैसे संभालना है, कैसे उससे निपटना है।